हेलो स्टूडेंट, कक्षा 11 राजनीति विज्ञान। आज हम पढ़ेंगे भारत के संविधान में अल्पसंख्यकों के अधिकार। इससे पहले हम ये जानते हैं कि अल्पसंख्यक वास्तव में होते कौन हैं। ऐसे लोग जो संख्या में क्या हो, कम हो, जो क्या हैं, संख्या में क्या हो, कम हो, समाज में संख्या में क्या हो, कम, क्या कहलाते हैं, अल्पसंख्यक कहलाते हैं। अब इसका एक उदाहरण हम ये भी देख सकते हैं कि कई बार समाज में जो बहुसंख्यक वर्ग होता है उसके मन में ऐसा लगने लगता है कि हमारा वर्चस्व होना चाहिए, हम संख्या में ज्यादा है, हमारी बात का तवज्जो ज्यादा होना चाहिए, वजन ज्यादा होना चाहिए। कई बार विपरीत परिस्थितियां भी बन जाती हैं कि जो अल्पसंख्यक समुदाय है, संख्या में जो लोग कम हैं, उनके पास क्या आ जाता है, शासन आ जाता है। तो ऐसे में ये जो बहुसंख्यक लोग हैं ये क्या करने लग जाते हैं, विरोध करने लग जाते हैं। पहला उदाहरण तो इसलिए अल्पसंख्यकों के अधिकारों की बात की जाती है। दूसरा, जब देश आजाद हो रहा था तो सबको समान अधिकार मिलना ही मिलना था, सबको अपने जीवन के अधिकार मिलने ही मिलने थे। ऐसे में ये सवाल उठा कि क्या अल्पसंख्यकों को कुछ ऐसा दिया जा सकता है जिससे वे सुरक्षित रह सकें, क्योंकि ये तो कॉमन फैक्टर है कि बहुसंख्यक सदस्य जो होंगे वो हमेशा प्रभावशाली ही होंगे, उनकी संस्कृति, सभ्यता, त्योहार, परंपराएं, रीति रिवाज, ये सब ज्यादा अच्छे से चलेंगे। इसमें तो कोई शंका है ही नहीं, क्योंकि जो बहुसंख्यक लोग होंगे उनके लिए मार्केट भी अवेलेबल होंगे, संस्कृति भी अवेलेबल होगी। जब वो फेस्टिवल मनाएंगे तो उनका फेस्टिवल दिखेगा भी, क्योंकि संख्या में क्या है, वो ज्यादा है। ऐसे में अल्पसंख्यकों को लिए सुरक्षा कैसे की जा सकती है, अल्पसंख्यक क्या सुरक्षित रह पाएंगे, ऐसे सवाल उठने लग जाते हैं। ऐसे में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की बात की जाती है। अब यहाँ दो सवाल उठते हैं। यूरोप और पश्चिमी देशों की यदि हम बात करें तो पश्चिमी देशों में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की बात नहीं की गई है। वहां पर ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं किया गया जिसमें समाज के कुछ पिछड़े लोग हैं उनको आगे बढ़ा दिया जाए, समाज में जो अल्पसंख्यक हैं उनको आगे बढ़ा दिया जाए। एक एग्जाम्पल की बात करें तो जब पाकिस्तान आजाद हुआ तो लगभग 35% हिंदू वहां पर थे, जो अभी वर्तमान में लगभग 1 से 1.5% के आसपास हिंदू बचे हैं। तो इससे यह हम अंदाजा लगा सकते हैं कि दुनिया अल्पसंख्यकों को लेकर किस प्रकार से रिएक्ट करती है। जबरन धर्म परिवर्तन, सभ्यता, संस्कृति को मिटाना, कुल मिला के बहुसंख्यक जो समुदाय होता है उसका बोलबाला रहता है ज्यादा। पाकिस्तान में यही हुआ। पाकिस्तान में जो बहुसंख्यक हैं वो कौन हैं, मुस्लिम लोग हैं, और मुसलमानों ने जबरन धर्म परिवर्तन की बात की, जबरन अपने आप को बदलने की बात की गई, और फिर वो हिंदुओं से मुसलमानों में कन्वर्ट कर दिए गए। तो हमने 3 उदाहरण देखे। समाज में यदि बहुसंख्यक हैं तो उनका बोलबाला क्या रहता है, ज्यादा। अल्पसंख्यक अगर गलती से भी शासन में आ जाते हैं या अल्पसंख्यक समुदाय का शासन आ जाता है तो उसका विरोध होने लग जाता है बहुत ज्यादा। यूरोप, पश्चिमी राष्ट्रों की बात करें तो वहां अल्पसंख्यकों के लिए कुछ विशेष नहीं किया गया है, लेकिन अगर भारत की बात करें तो ये विशेष व्यवस्था यहाँ पर हमें नजर आती है, जिसे हम आज पढ़ेंगे। तो हमने ये देखा कि समाज में जो संख्या में कम है वे क्या कहलाते हैं, अल्पसंख्यक कहलाते हैं। यानी कि जो संख्या में क्या है, कम है, अल्पसंख्यक कहलाएंगे। यहाँ हमें सांस्कृतिक, सोशलॉजी, इकोनॉमी और ज्योग्राफी की परिभाषा नहीं देखनी है कि उनका मतलब क्या निकलता है। हमें सीधा सा सिंपल सा एक फंडा है डेफिनेशन का, मॉनिटरी सिस्टम का, कि जो संख्या में क्या होते हैं, कम, वो क्या कहलाते हैं, अल्पसंख्यक कहलाएंगे। यहाँ पर अल्पसंख्यकों के अधिकार क्यों दिए गए हैं, इसके कारण हम देखेंगे। पहला कारण है समाज में बराबरी का हिस्सा देने के लिए। हम जानते हैं
कि एक तरफ यदि रस्सा कस्सी में एक तरफ देखें हम, यहाँ 100 लोग हैं और यहाँ 10 लोग हैं, तो हमेशा ये रस्सा खींच के कहाँ चला जाएगा, इस साइड ही चला जाएगा। समाज में हमेशा बहुसंख्यक जो समाज होगा उसका वर्चस्व समाज में हमेशा बना रहेगा। ऐसी स्थिति से बचने के लिए समाज में संसाधन मान लें, समाज में सरकार के द्वारा जो प्रोत्साहन किया जा रहा है वो मान लें, समाज के परंपराएं देख लें, जीवन यापन के संसाधन देख लें, यानी कि एवरी पॉसिबिलिटी आवर सोसाइटी जो है वे सब बराबर बराबर होनी चाहिए, क्योंकि जीने का हक, समानता का अधिकार भारत का संविधान बिना जाति धर्म लिंग वचन के देता है। किसी भी जाति विशेष के लिए स्पेशल कुछ भी यहाँ पर नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अल्पसंख्यकों को भी बराबर के अधिकार की बात भारत के संविधान में की गई है। वो इसलिए की गई है कि समाज में भेदभाव ना हो। आपको याद रखना है, एक विद्वान हुए हैं जर्मनी के, जिनका नाम है कार्ल मार्क्स। एक विद्वान हुए हैं जर्मनी के, जिनका नाम है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स, इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है दास कैपिटल। दास कैपिटल, व्यक्ति का नाम क्या है, कार्ल मार्क्स। प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है, दास कैपिटल। इसमें क्या कहा गया है कि वर्ग संघर्ष पाया जाता है। क्या पाया जाता है, वर्ग संघर्ष पाया जाता है। किसमें, समाज में कितने वर्ग बताए इन्होंने, 2 वर्ग बताए। एक कौन सा, अमीर वर्ग, और दूसरा कौन सा, गरीब वर्ग इन्होंने बताया। तो आपको याद रखना है विद्वान कौन थे, दास कैपिटल थे, जो 1818 में जन्मे थे। कहाँ के थे, जर्मनी के थे। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है, दास कैपिटल है। जिन्होंने सिद्धांत कौन सा दिया था, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया था। कितने वर्ग बताए, 2 वर्ग बताए। कौन से, अमीर और गरीब। अमीर को कौन सा वर्ग बताया, बुजुर्गा वर्ग उन्होंने नाम दिया, और गरीब को पिछड़ा वर्ग या कमजोर वर्ग का उन्होंने नाम दिया। कि समाज में अगर अमीर गरीब की खाई रही, ये खाई ऐसे बढ़ती चली गई तो एक सीमा ऐसी आ जाएगी कि ये खाई बहुत भयंकर प्रताड़ित कर देगी, और गरीब लोग क्या कर देंगे, क्रांति कर देंगे। क्या कर देंगे, और ये क्रांति किस पर आधारित होगी, हिंसा पर आधारित होगी, और फिर हिंसक क्रांति कहीं ना कहीं समाज के लिए घातक हो जाएगी। तो कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया, और फिर गरीबों के शासन की बात कही कि गरीबी के लोग जो लोग हैं वो छीन कर राज लेंगे। ऐसी स्थिति ना आ सके, इसीलिए समाज में बराबरी का हिस्सा देने के लिए अल्पसंख्यकों को अधिकार दिए गए हैं, ताकि ऐसी स्थिति ना आए। गरीब गरीब और ना हो जाए, अमीर अमीर और ना हो जाए। अगर अमीर अमीर ही होता चला गया तो फिर समाज का जो संसाधन है, समाज का जो पैसा है, वो सब किसके पास चला जाएगा, अमीर आदमी के पास चला जाएगा, गरीब का दमन हो जाएगा। ऐसी स्थिति में क्रांति होना लाजमी है। तो समाज में बराबरी का हिस्सा बना रहे, इसीलिए किसको अधिकार दिए गए हैं, अल्पसंख्यकों को अधिकार दिए गए हैं। भारत के समाज में व्यापक ऊंच नीच, हम जानते हैं छुआछूत है, ऊंच नीच है, बहुत सारे ऐसे प्रावधान देश जब आजाद हुआ हमें देखने को समाज में मिलते थे। और भारत के जो संविधान सभा के निर्माता थे उनके सामने बिल्कुल स्पष्ट मामला था कि यदि आज हमने इन अल्पसंख्यक माइनॉरिटी सोसाइटी को हमने नहीं बचाया, अल्पसंख्यक समुदाय को अधिकार नहीं दिए, तो ये आगे बढ़ नहीं सकते, इनको ऑप्शन मिलेगा ही नहीं। इसीलिए समाज में व्यापक ऊंच नीच को रोका जा सके, समाज में क्या लाया जा सके, समानता लाई जा सके, इस भेदभाव को मिटाया जा सके, इसीलिए हमारे अल्पसंख्यकों को संविधान में क्या दिए गए, अधिकार दिए गए। जातियों में बहुत प्रतिस्पर्धा पाई जाती थी। अब हम यहाँ जानते हैं कि जाति कुछ जातियां, अगर हम 3 प्रकार की जातियों की बात करें, क्षेत्रीय जातियों में देखें तो कुछ जातियों का स्वभाव से आक्रामक रवैया रहा है, सेना में शामिल रहे हैं, उससे पहले राजतंत्र में शामिल रहे हैं।
कुछ जनजातियां व्यवसाय से संबंधित हैं, जैसे बनिए वगैरह की बात करें, कुछ बुद्धिमान रहे हैं जैसे शर्मा वगैरह की बात करें, और कुछ का व्यवसाय सेवा भाव का रहा है, जो कृषि क्षेत्र के भी रहे हैं, डॉक्टर क्षेत्र के भी रहे हैं, और वो उन्होंने निःशुल्क स्वार्थ के भाव से काम किया। तो जिस प्रकार के जो कार्य थे उनका व्यवहार भी वैसा ही होता चला गया, समाज में उनकी हिस्सेदारी वैसी ही बनती चली गई। इसके कारण हुआ क्या कि हमारे यहाँ आगे बढ़ने की प्रतिस्पर्धा हो गई आपस में, जैसे क्षेत्रीय या सेना से संबंधित जो जातियां थी उनमें प्रतिस्पर्धा हो गई बहुत भयंकर। ऐसे में जब कंपटीशन होता है तो बराबर वालों को नहीं देखा जाता, एक दूसरे को पीछे छोड़ने की बात इसमें निकल कर आती है। यहां भी यही हुआ, जब जाति का भयंकर प्रताड़ना हमारे देश ने झेली, जाति के भयंकर नुकसान हमें देखे, तब हमने ये महसूस किया कि अल्पसंख्यकों को अधिकार दिलाना बहुत जरूरी होता है। अगर हम देखें तो सर्वप्रथम जाति का जो आधार था वो था कार्य, कर्म के आधार पर हमारे यहाँ जाति बनी, और फिर ये इसका धीरे धीरे इसका व्यापक रूप निकल कर आया, और फिर इस जाति को जो बदलाव आया वो लालच के कारण आया, राजनीति के कारण आया। मुगल, डच, फ्रेंच, इंग्लिश और ये जो लोग आए हमारे यहाँ, तुगलक वगैरह जो थे, तुर्क वगैरह जो थे, इन्होंने अपने हिसाब से समाज को बदलने की कोशिश की। तो जाति का जो भ्रंश रूप है, मिश्रित रूप है, वो निकल कर आया और वो समाज को विखंडनकारी रूप करने के लिए तैयार था। ऐसे में देश एकजुट हो सके, प्रतिस्पर्धा में कमी की जा सके, टकराव को रोका जा सके, इसीलिए अल्पसंख्यकों को क्या दिए गए, अधिकार दिए गए। धार्मिक कट्टरता पाई जाती है। हम हमारे समाज में देखते हैं कि हिंदू मुसलमान दंगे जग जाहिर हैं। वास्तव में अगर प्रैक्टिकल देखा जाए तो हिंदू मुसलमान दंगे नजर नहीं आते। हिंदू मुसलमान सब बहुत आराम से रहते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देश में पॉलिटिकल जो एजेंडे हैं, देश में जो पॉलिटिकल स्पीच है, वोट बैंक की जो राजनीति है, वो कहीं ना कहीं धार्मिक कट्टरता को क्या कर देती है, बढ़ा देती है। और धार्मिक कट्टरता के कारण बहुत सारे अल्पसंख्यकों में क्या हो जाती है, असुरक्षा की भावना हो जाती है। उस असुरक्षा की भावना और धार्मिक कट्टरता को रोकने के लिए हमने अल्पसंख्यकों के संविधान सभा के माध्यम से क्या किए हैं, अधिकारों की व्यवस्था की है, ताकि ये अपने आप को ऐसा न समझे कि हमें अधिकार नहीं मिले। विश्व की तरह अल्पसंख्यकों को अधिकार ना देना। अब इसको ऐसे देखें, विश्व में अगर देखें तो अल्पसंख्यकों को अधिकार नहीं दिए गए हैं, जबकि भारत के संविधान में स्पष्ट अल्पसंख्यकों के अधिकारों की वकालत की गई है। इसमें देखें, विश्व की तरह जैसे विश्व के यूरोप के पश्चिमी राष्ट्रों में देखें तो अल्पसंख्यकों के अधिकारों की बात वहां नहीं है, जबकि भारत में देखें तो स्पष्ट अल्पसंख्यकों के अधिकारों की बात की गई है। माइनॉरिटी सिस्टम है, रिजर्वेशन पॉलिसीज हैं, ताकि वे वर्ग, वे समुदाय जो संख्या में कम हैं, असुरक्षित महसूस ना करें, उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिले, बराबरी की हिस्सेदारी उनकी रहे। समुदाय विशेष की भाषा, संस्कृति, धर्म, परंपरा ये सब अलग अलग है। हमारे यहाँ देखें तो बहुत सारे ऐसे समुदाय हैं जिनकी भाषा बहुत अलग अलग है, डिफरेंट टाइप लैंग्वेज हमारे यहाँ पाई जाती है। इसका उदाहरण हम देखते हैं, एक साधारण सी भाषा में हमारे यहाँ कहा जाता है कि 12 कोस में एक भाषा बदल जाती है। 22 भाषा तो हमारे जो संविधान है उसका हिस्सा है। वर्तमान में भारत में कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषा हैं। 14 भाषा हमारे मूल संविधान में थी, बाकी की भाषाएं हमने और जोड़ ली हैं। आपको जानकर बहुत अच्छा लगेगा कि राजस्थानी का नंबर अभी आना बाकी है, क्योंकि राजस्थान बड़ा टफ लैंग्वेज है राजस्थानी, और अभी इसको जोड़ा जाना क्या है, बाकी है। बहुत सारी संस्कृति पाई जाती है। आप जानते हैं भारत में विविधताओं में एकता वाला देश है। बहुत प्रकार के कल्चर्स हमारे यहाँ पाए जाते हैं। बहुत से धर्म है, हिंदू, सिख, मुस्लिम, जैन, पर्शियन, बहुत सारे हमारे यहाँ धर्म हैं। परंपराएं तो हम जानते ही हैं, हर जगह की अलग अलग रीति रिवाज परंपराएं हैं। इन सब के बावजूद हमने अलग से ऐसा सिस्टम किया है कि हर व्यक्ति
अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, धर्म, परंपरा को निसंकोच अपना सकता है, कहीं कोई इसे रोकने वाला नहीं है। शर्त क्या क्या है? संविधान के दायरे में हो, किसी दूसरे को परेशानी ना हो, ऐसी कोई कमेंट्स ना हो, ऐसी कोई परंपरा ना हो जिसमें हिंसा हो। यदि धर्म, परंपरा, संस्कृति, भाषा सुशब्द है, कहीं किसी को प्रॉब्लम हो ही नहीं रही, तो उसे अपनाने का अधिकार दिया गया है। फ्रांस जर्मनी में व्यक्ति भाषा विशेष का होता है। अब ये भी एक बड़ा चलन आ गया है कि भाषा विशेष ही है। फ्रांस और जर्मनी में जो पहचान है वो उनकी भाषा ही है। भाषा आधारित समुदाय वहां पर पाए जाते हैं। हमारे यहाँ धर्म, संस्कृति, सभ्यता, इनके आधार पर समाज पाए जाते हैं। जैसे हिंदी बोलने वालों की बात करें तो बहुत सारे समुदाय यहाँ भी अलग अलग मिल जाएंगे जो सब हिंदी बोलते हैं। तो यहाँ के जो फ्रांस और जर्मनी के जो लोग हैं वो भाषा आधारित समुदाय यहाँ पर पाए जाते हैं। उनकी पहचान स्पेशल भाषा ही है। वहां पर धर्म, संस्कृति का चलन इतना ज्यादा नहीं है। धार्मिक समुदायों को शिक्षा, धर्म की शिक्षा को बढ़ाने का अधिकार है। हमने शिक्षा के अधिकार में भी पढ़ा था कि शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार है और ये 1 अप्रैल 2010 से लागू हो गया, जिसे हम राइट टू एजुकेशन कहते हैं, RTE, शिक्षा का अधिकार। इसमें क्या उल्लेख किया गया है? 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी और यह अधिकार उनका होगा। इसके अलावा अल्पसंख्यकों की बात करें तो अल्पसंख्यकों को अपने समुदाय की शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होगा। जैन, सिख, पर्शियन, ईसाई, मुसलमान, जितने भी अल्पसंख्यक हैं, जो संख्या में कम हैं, इन्हें अपनी संस्कृति को अपनाने का अधिकार है, भाषा अपनाने का अधिकार है, समुदाय की शिक्षा को फैलाने का अधिकार है, अपने धर्म के अनुयायी बनाने का अधिकार है। कहीं कोई प्रॉब्लम उनको नहीं है। और भारत का संविधान धर्म विशेष की रक्षा करता है, लेकिन भारत का कोई धर्म नहीं है। बहुत स्पष्ट सुनना है, भारत का कोई धर्म नहीं है। भारत सभी धर्मों को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करेगा, सभी की निस्वार्थ भावना से आगे बढ़ने के लिए प्रयास करेगा। अब यहाँ हम देखते हैं पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष में अंतर। पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष में अंतर। पंथ निरपेक्ष क्या होता है? ऐसी व्यवस्था, दोनों का अर्थ तो समान ही है। पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष का मतलब सीधा सा है कि ऐसी व्यवस्था जिसमें राज्य का कोई धर्म ना हो। पंथ निरपेक्ष में सीधा सा अर्थ है कि ऐसा राज्य जो अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करता हो या अल्पसंख्यकों को क्या दे? अधिकार दे। क्या कहलाता है? पंथ निरपेक्ष कहलाता है। धर्म निरपेक्ष ऐसा राज्य जो धर्म विशेष की सहायता करने में कहीं कोई संकोच नहीं करता, भेदभाव नहीं करता, लेकिन अल्पसंख्यकों की सुरक्षा नहीं करता है। तो अमेरिका धर्म निरपेक्ष है और भारत पंथ निरपेक्ष है।